सीटेट 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आज मैं मैथ पेडागोजी लेके आया हूँ। मैथ पेडागोजी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो सब टॉपिक को मैं आज बताऊंगा। और जो भी डीएलएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इतने भी बच्चे डीएलएड किए हुए रहते हैं उनको तो मैथ पढ़ना ही है और मैथ पेडागोजी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आज का जो मैथ पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ पेडागोजी का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को बारे में जो मैं बताऊंगा, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे मैं अलग अलग बांट कर और अलग अलग मेन चीज़ों को मैं छांट कर रखा हूं। जैसे कि पहला है गणित की प्रकृति। सबसे फर्स्ट समझिए कि गणित की जो प्रकृति होती है, गणित जो होता है एक नेचर से कोरिलेट होता है, और जब तक आप गणित को प्राकृतिक रूप से गणित को नहीं समझते हैं तब तक आपके लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, वहाँ जो इंटरव्यू लिया जाएगा, एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू, अगर गणित से अगर आप पीएचडी करते हैं वहाँ भी एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, तो वहाँ पे गणित से जो आप सब्जेक्ट जो भी टॉपिक पढ़ के आए हैं वो टॉपिक से वो आपको नहीं पूछागा, क्योंकि टॉपिक से पूछने से उसको वो संदर्भित ज्ञान, संदर्भित ओरल नॉलेज जो बच्चों में होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी भाषिक शब्दों के लिए, भाषिक विषयों के लिए, वो उसमें नहीं समझ में आता है। और गणित की प्रकृति जो कहती है, प्राकृतिक का कहना है कि गणित एक भाषिक विषय है, गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। इस चीज़ों को सबको समझने के लिए जी नमस्कार, मैं विभीषण बस, आप देख रहे हैं एजुकेशन हेवन क्लासेज। मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। जैसे गणित की प्रकृति का कुछ मुख्य बिंदु है, जो मुख्य बिंदु में जो पहला स्टेप है, कहा जाता है, पहला स्टेप कहता है कि गणित की अवधारणा मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले हम मूर्त और अमूर्त को समझ लेते हैं कि मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है। मूर्त और अमूर्त को हम पहले समझ लेते हैं। मूर्त और अमूर्त में देखिए कि मूर्त वो चीज होता है जिसको हम अपने आंखों से आमने सामने देख सकते हैं, और जिसको हम सामने देखकर जिस चीज पे हम मंथन करते हैं वो अमूर्त वस्तुएं मेरे लिए होती हैं। जैसे मैं आगे कैमरा देख रहा हूँ, आगे हमारा बोर्ड है, ये मूर्त चीजें हैं। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो होता है वो मूर्त चीजों को देखकर ज्यादा उस चीजों के बारे में फील करता है, समझ पाता है, वो मूर्त चीज होता है। अमूर्त चीज वैसा चिंतन, वैसे चीजों पे चिंतन किया जाता है जो चीज हमारे आसपास में ना हो। जैसे भूत, जैसे कि आप भूत हॉरर चीज देखते हैं तो भूत को देखते हैं, तो वो भूत जो होता है वो हमारे आमने सामने नहीं होता, लेकिन उसके बारे में हम डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो अमूर्त चीज हुआ। जैसे कि बच्चे घर में होते हैं, उनके लिए माता पिता मूर्त चीजें होती हैं, क्योंकि माता पिता के साथ बच्चे होते हैं। वो जो आमने सामने रखे हुए चीजों के बारे में समझ जाना, जो आमने सामने रखे हुए चीजों के बारे में मंथन करना, वो मूर्त चिंतन होता है। और अमूर्त चिंतन होता है जो आमने सामने नहीं रखा हो, जो आसपास में नहीं रखा हो, उसके बारे में, उसके विषयों के बारे में जानना जो होता है वो अमूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन जो होती है एक बच्चे को क्रियायिक स्वरूप दिया जाता है, अमूर्त चिंतन में बच्चे को क्रियायिक स्वरूप नहीं दिया जाता है। चीज समझ गए। उसके बाद आगे चीज देखते हैं, तो मूर्त जो सामने रखी हुई चीज, मतलब सामने रखी हुई चीजों को, चीज जो होगा वो मूर्त होगा। और अमूर्त जो होता है जो नजर से दूर जो वस्तु होगा वो अमूर्त वस्तु होगा, जो वस्तु होगा वो अमूर्त वस्तु होगा। ठीक है, जो नजर से दूर होता है। जैसे कि अगर गणित हम पढ़ते हैं
तो नियम से उदाहरण की तरफ अगर पढ़ते हैं, नियम पढ़ना, थ्योरम पढ़ना जो होता है वो हमारा अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चीजों को समझते हैं। मूर्त जो होता है वो अगर हम ये जो मूर्त जो होता है ये उदाहरण, मतलब मान लीजिए एक बच्चे को अगर आप उदाहरण दे रहे हैं कि गाय के बारे में, ये जो हो जाएगा आपका मूर्त चिंतन हो जाएगा, जो सामने रखी हुई चीजों, बच्चा गाय को देखकर गाय पे पूरा तुरंत ऐसे लिख देगा, गाय के बारे में तुरंत 10 लाइन लिख देगा, गाय के बारे में तुरंत निबंध लिख देगा। तो मतलब गाय को देख देख कर, गाय का 4 पैर होता है, गाय का 2 आंख होता है, गाय का 2 सींग होता है, तो ये सब देख देख कर जो बच्चों अपने मन से बनाए हुए चीजों को प्रदर्शित करता है वो अमूर्त चिंतन होता है। मतलब बच्चे सामने रखे हुए चीजों को देखकर वो समझकर बोल रहा है, ठीक है। सामने भी रखी चीज को जो होता है अमूर्त कहते हैं। जो नजर से दूर चीजों को रखा जाता है उसको अमूर्त कहते हैं। जैसे कि बच्चा अगर नियम पढ़ रहा है, गणित में नियम पढ़ रहा है और किसी भी संदर्भ में रह के वो अगर थ्योरम पढ़ रहा है तो वो सब अमूर्त चिंतन कर रहा है। जो सामने में रखी हुई चीजों से दूर को समझ रहा है वो अमूर्त चिंतन कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज होता है गणित अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होता है। गणित की जो अवधारणाएं होती है वो प्रकृति में अमूर्त होता है। बच्चे को अमूर्त चिंतन करना पड़ता है। बच्चे को फॉर्मूला, नियम, थ्योरम ये सब पढ़ना जो होता है वो अमूर्त चिंतन के समक्ष में आता है, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है, नियम, ठीक है, उसके बाद थ्योरम मतलब आप प्रमेय, जिसको प्रमेय कहते हैं, प्रमेय, ये सब जो पढ़ते हैं आप, ये सब जो है फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला और नियम और प्रमेय ये सब जो होता है ये बच्चे के लिए एक अमूर्त चिंतन प्रदर्शित करता है। बच्चा इसे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, ठीक है। अगला स्टेप तीसरा है कि गणित की अपनी भाषा होती है। बिल्कुल, गणित एक नेचुरल और संदर्भित भाषिक विषय है, क्योंकि गणित को एक भाषा के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप एक शॉपकीपर, आप जैसे जाते हैं मार्केट, एक शॉपकीपर से बात करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं कि हमको 2 केजी चावल चाहिए, हमको चावल चाहिए, तो दुकानदार समझ जाता है कि इसको केजी में चावल देना है, क्योंकि चावल केजी में मिलता है, पीस के हिसाब से नहीं मिलता है। अगर आप केला खरीदने जाते हैं तो 1 दर्जन केला दीजिए तो 12 केला गिन कर काउंट कर देता है। इसीलिए जो होता है गणित की एक अपनी भाषा होती है, जो भाषा एक अपने संदर्भों में अपने आसपास के लोगों के साथ बोला जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण और संसनीय होता है, ठीक है। दूसरा चीज समझते हैं, अगला स्टेप, गणित की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। गणित का जो नेचर होता है एक पद से एक स्टेप बाय स्टेप पदानुक्रम के संदर्भ में होता है। अगला स्टेप होता है गणित की प्रकृति संचयी होता है। संचयी मतलब स्टेपेबल, संचयी मतलब स्टेबल होगा कि स्टेप बाय स्टेप ये भी होता है जो डर के कारण या डर का एक कारण होता है। अब स्टेप बाय स्टेप मतलब कि हम पिछले चीजों को नहीं पढ़े तो अगले चीजों को कैसे समझ पाएंगे, ये चीज समझना होता है जो एक प्राकृतिक संचयी होता है। जो एक प्राकृतिक संचयी होता है, इसीलिए इसमें जो होता है ये एक डर का कारण भी माना गया है। अगला स्टेप हम लेते हैं। अगला स्टेप में तो देखिए कहा जाता है गणित अवधारणाएं प्रकृति में तर्क संगत होता है। गणित की अवधारणा जो होता है प्रकृति में तर्क संगत का काम करता है, बिल्कुल सही है। तर्क संगत, गणित से ही आप तर्क करना, तर्क वितर्क करना समझ सकते हैं। गणित से ही तर्क किए हुए चीजों पे आप सोच सकते हैं। और तर्क करना मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है, ये गणित से ही हम सोचते हैं। और अगला स्टेप है कि गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित एवं स्पष्ट होता है। गणित का जो भाषा होता है वो अच्छी तरह से परिभाषित एवं स्पष्ट होता है, जिसके संदर्भ में हम गणित को एक परिभाषित तौर तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये चीजों को समझ गए। आप आगे देखिए, आगे देखिए, कहता है गणित की प्रकृति की मुख्य बिंदु है। अब गणित की जो प्रकृति होती है उसकी कुछ मुख्य बिंदुएं होते हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसका, आप अपने संदर्भ में सोचें और देखें। कहा जाता है गणित को अपना चिन्ह, भाषा, शब्द का एक अपना समुच्चय होता है। मतलब गणित का चिन्ह, जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, हम देखते हैं कि मेंसुरेशन में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना।
वैसे ही गणित एक भाषिक संदर्भित भाषा का विषय ही माना जाता है कि गणित का एक भाषा होता है कि चावल खरीदने गए तो केजी में मिल रहा है, तो वो उसका एक संदर्भित भाषा होता है। उसके बाद कहता है कि शब्द, मतलब टोटली ओवरऑल समझिए कि गणित चिन्ह, भाषा और शब्द का एक समुच्चय होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है समझना बहुत जरूरी होता है कि गणित की जो अवधारणा होती है वो किस विषय पे होती है, तो उसका विषय जो होता है वो चिन्ह, भाषा और शब्द का एक ग्रुप होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय मतलब ग्रुप, समुच्चय मतलब ग्रुप। ठीक है, आगे चीज समझिए, तो गणित में अवधारणाएं निगनात्मक पर आधारित है, ना कि अगनात्मक पर आधारित है। बिल्कुल, गणित की जो अवधारणाएं होती है नियम से पढ़ा जाता है। बच्चा पहले फॉर्मूला पढ़ेगा, नियम पढ़ेगा, थ्योरम पढ़ेगा। तो गणित की जो अवधारणाएं होता है निगनात्मक पर आधारित होती है, अगनात्मक पर बहुत कम होती है। बच्चे को बेसिक फंडामेंटल चीज जो होती है वो घर से ही सीख के आते हैं, जो अगनात्मक तौर तरीकाओं से समझते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो वो जो अवधारणा होती है अगनात्मक तर्कना पे ही होती है, जो जब बच्चा स्कूल से पहले उस स्टेप को सीख के आते हैं। लेकिन गणित का अवधारणा जो होता है निगनात्मक तर्कना पर ही आधारित होता है, बच्चे को नियम से ही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप है गणित में अवधारणाएं पदानुक्रमित संचयी रूप से व्यवस्थित होता है, न कि रैखिक रूप से। बिल्कुल, अगर गणित की अवधारणाएं का बात करते हैं तो कभी गणित ज्यादा बच्चा सीखता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा सीखता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा सीखता है। ऐसे करके बच्चे का स्टेप बाय स्टेप जैसा टॉपिक होगा, जैसा बच्चे का मूड होगा, उसके अकॉर्डिंग सीखेगा। बच्चे का अगर स्टार्टिंग पीरियड में होता है, जब बच्चा क्लास चेंज करता है, जैसे 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड में गया, बच्चे का माइंड फ्रेश होता है तो 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ता है, बच्चे को अच्छे से सीख मिलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पदानुक्रम होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता है, जैसे कि पिछले कक्षा में अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, इस कक्षा में उसको प्रॉब्लम परेशानी होगी, तो उसी को कहते हैं पदानुक्रमित। ठीक है ना, अवधारणाएं के समक्ष संचयी रूप से व्यवस्थित करना। ठीक है, आगे समझते हैं, आगे का बात करते हैं। तो आगे देखिए, कहा जाता है कि गणित की अधिकांश उप शाखाएं आपस में संबंधित होती है। बिल्कुल सही है, गणित का उप शाखाएं मतलब होता है अलग अलग चैप्टर। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़िएगा तो अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको परेशानी होगा। आपको सबसे पहले तो संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर संख्या के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है तो आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए बच्चे को पहले स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। ठीक है ना, बच्चे का जो भी उप शाखाएं होती है गणित की, उसको उप शाखाओं को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद कोई भी अर्थमेटिक हो या मेंसुरेशन, उस टाइप का स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अगला पॉइंट कहता है गणित विभिन्न प्रतिमानों का उद्घाटन करती है। एकदम बिल्कुल सही, गणित जो होता है अलग अलग थॉट, अलग अलग सेंस, अलग अलग बच्चे को मोटिवेट करके या बच्चे को अलग अलग स्टेप को एक उजागर करने का काम करता है गणित। क्योंकि गणित अगर रहेगा तो अगर स्ट्रॉन्ग, तो दूसरे विषय में भी पढ़ने में उस बच्चे को मन लगता है। अगर गणित कमजोर है तो साइंस में भी वो बच्चा कमजोर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री उसका बेकार ही जाएगा। इसलिए गणित जिस बच्चे का अच्छा होता है उसका सब सब्जेक्ट बेहतरीन होता है, क्योंकि बच्चे का जो होता है तर्क करने की शक्ति उसमें सबसे ज़्यादा जागरूक रहती है जिस बच्चे का गणित अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है गणित विभिन्न प्रतिमानों को उद्घाटन करती है। गणित हर एक सब्जेक्ट को मजबूत बनाने का काम करती है। ठीक है, अगला स्टेप है गणित का ज्ञान उन लोगों से भी होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एकदम बिल्कुल बात है, गणित का जो ज्ञान होता है उन लोगों में भी जो अनपढ़ है, गांव के देहात के जो लोग हैं, किसान परिवार से लोग हैं, हमारे किसान लोग जो अनपढ़ हैं, आज तक उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के छोटे मोटे गणित के जितने भी स्टेबल होता है वो सबको समझ जाते हैं। कुछ जोड़ घटाव कर लेते हैं, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, उनको पता होता है ये 500 का नोट है, और 1 लाख रुपया भी वो काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो वो होता है अनपढ़ लोगों को भी, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनके लिए भी गणित का ज्ञान जो होता है, उन लोगों में भी गणित का ज्ञान होता है। गणित एक क्या है, संदर्भित विषय है। संदर्भ में गणित को पढ़ा जाता है। जो बच्चे संदर्भ में गणित को पढ़ेंगे
वो गणित उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आगे का स्टेप देखते हैं। तो गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की जांच भी समझा जा सकता है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों के जांच के लिए भी उसको समझा जा सकता है कि गणित में जितने भी, आप समझिए, कोई भी साइंटिस्ट होते हैं उनको गणित में ज़्यादा ज्ञान होता है और वो गणित के समक्ष से ही अपने कोई भी स्टेप को या मतलब साइंटिस्ट कोई भी चीज़ों को इन्वेंशन कर पाते हैं, ठीक है ना। वो जैसे सेंटीमीटर, मीटर या कोई भी एवोगाड्रो नंबर का क्या वैल्यू होता है, एवोगाड्रो नंबर का क्या कैलकुलेशन होगा, वो सब जो होता है गणित के समक्ष ही पढ़ाया जाता है, समझा जा सकता है। बिना गणित का विज्ञान कभी नहीं हो सकता है। कहा जाता है बिना गणित विज्ञान नहीं होगा। अब विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल। मतलब बिना गणित का विज्ञान नहीं पॉसिबल है, क्योंकि गणित के बिना हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें है गणित के महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको इलिप्स कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इलिप्स। ई फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करना। गणित जो होता है एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान कराता है। एल फॉर लैंग्वेज, भाषा मौखिक अथवा लिखित। भाषा मौखिक, मुख से बोलने वाला भी भाषा और लिखने वाला भी भाषा, ये सब को भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया गणित के नेचर से ही हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। तीसरा है पी फॉर पिक्चर, चित्र निरूपण करना, ये भी गणित के संदर्भ में ही रहकर हम सीखते हैं। उसके बाद एस फॉर सिंबल, प्रतीक। ये सब जो होता है इलिप्स जो होता है ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गणित के लिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब कहता है कि गणित पदानुक्रमित होता है, क्यों? गणित जो होता है स्टेप बाय स्टेप क्यों सीखते हैं? गणित एक पद में, एक पदानुक्रम में क्यों लिखा रहता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणन का गठन जोड़ की अवधारणा पर हुआ है। गुणन का गठन जो होता है जोड़ की अवधारणा पर हुआ। पहले अगर बच्चा जोड़ सीखेगा तभी गुणा सीख पाएगा, क्योंकि जब गुणा करते हैं, दो को ऐसे गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करते हैं तो 6 2 जा 12, और फिर ये जीरो और फिर उसके बाद जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक हमको जोड़ नहीं आएगा तब तक हम गुणा नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुणन का गठन जोड़ की अवधारणा पर हुआ है। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा जाता है गणित जो है एक स्टेप बाय स्टेप सीखने की प्रक्रिया है, मतलब पदानुक्रमित प्रक्रिया है, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि कहा जाता है पूर्णांक का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाओं पर होता है। पूर्णांक का गठन, अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं पता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है नहीं पता है, होल नंबर क्या होता है वो नहीं पता है, इंटीजर क्या होता है वो नहीं पता है, तो आपको बहुत ही परेशानी होने वाला है पूर्णांक सीखने में। इसलिए पहले प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, इंटीजर, ये सब अगर हमको ज्ञान आ जाता है, ये सब के बारे में हम सीख लेते हैं, तो पूर्णांक का भी हम अच्छे से पूर्णांक तोड़ने के लिए पूर्णांक के हर एक प्रक्रिया प्रोसेस को हम जान सकते हैं आसानी से। इसीलिए गणित को कहा जाता है एक पदानुक्रमित विषय। एक पद से दूसरे पद में जाने के लिए तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेट होगा, अंतः संबंधित होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि पहले कक्षा में अगर पढ़े हैं तब दूसरी कक्षा में अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट कहता है पूर्ण संख्या का गठन प्राकृतिक संख्या के आधार पर हुआ है। बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या का भी गठन जो होता है प्राकृतिक संख्या पे ही आधारित होता है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, संख्या पद्धति पढ़ते हैं, तो उसमें देखिएगा कि सबसे पहले जो होता है यही नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या पढ़ाया जाता है। प्राकृतिक संख्या पढ़ाया जाता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है सबसे बेसिक, मतलब संख्या पद्धति का सबसे बेसिक चीज है। इसी के आधार पर अगर प्राकृतिक संख्या, सम विषम संख्या, ठीक है ना, इंटीजर, होल नंबर, ये सब अगर समझ जाते हैं तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या को समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसके बिना वो सब पॉसिबल नहीं हो सकता है।
अगला पॉइंट कहता है कि भिन्न का गठन दशमलव संख्या के आधार पर हुआ है। मतलब अगला कह रहा है कि भिन्न का गठन दशमलव संख्या के आधार पर हुआ है। भिन्न का गठन दशमलव संख्या के आधार पर हुआ है। ठीक है, भिन्न का गठन दशमलव संख्या के आधार पर हुआ है। अब इसमें समझिए, इसको समझिए आप कि भिन्न का गठन जो होता है दशमलव संख्या के आधार पर कैसे होता है। तो भिन्न जो लिखते हैं दशमलव संख्या के आधार पर होता है। भिन्न जैसे 2/3 और 3/5, ये सब जो होता है दशमलव संख्या के आधार पर होता है। पहले ये दशमलव में तोड़ते हैं, इसको 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, 5 से 3 में डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जो आएगा वो दशमलव के रूप में आ जाएगा। इसीलिए कहता है भिन्न का गठन जो होता है दशमलव संख्या के आधार पर होता है। बिल्कुल सही, एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखते हैं, कहा जाता है भाग का, यहां देखिए कहता है भाग का गठन व्याकलन के आधार पर नहीं हुआ है तथा भाग गुणन का एक प्रतिलोम है। भाग का गठन जो होता है वो व्यय मतलब जोड़ घटाव पर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो गुणन का एक प्रतिलोम है। गुणा करना, जो हम गुणा करते हैं उसका एक उल्टा सेंस है। गुणा करने को ही अगर पलट देते हैं गुणा को तो वो भाग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन व्याकलन का जोड़ घटाव का ये है, भाग जो है कोई उसमें असेंबल नहीं है, उसमें कोई उससे मतलब नहीं है, आधार पर नहीं हुआ है व्याकलन में जोड़ घटाव में। लेकिन गुणा का एक स्टेबल पॉइंट ऑफ होता है, गुणा का जो है एक विपरीत मतलब प्रतिलोम जो है भाग को माना गया है। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, संख्या एवं संख्या की क्रियाएं। संख्या एवं संख्या की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे गिनती, मुख्य बिंदु, गिनती के बारे में पढ़ते हैं, इसका मुख्य बिंदु समझिए। जिसमें देखिए गिनती, गिनती का मूल आधार यह है कि वस्तुओं का एक निश्चित समूह का एक या एक करके मेल संख्याओं और से हो। मतलब गिनती का मूल आधार यह है कि कोई भी वस्तु होता है उसका एक निश्चित समूह या एक से अधिक मेल संख्याओं का समूह हो। मतलब गिनती, जैसे हम काउंट करते हैं, आप इतना सा आप चॉकलेट ला दीजिए, बच्चे को कहिए कि काउंट करने के लिए, डिफरेंट कलर का बहुत सारा बॉल ला दीजिए, बच्चे को बोलिए उसको काउंट करने के लिए। वो जो होता है एक वस्तुओं का समूह जब होता है ना, तब बच्चा काउंट उसको अच्छे से गिनती कर लेता है। तो गिनती जो होता है वो एक वस्तुओं का समूह होता है, या दो से अधिक वस्तुओं का मेल जब होता है वहां भी आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला कहता है कि एक बच्चा गिनना जानता है अगर वह संख्या के नाम को सही क्रम से बोल सके। बच्चा गिनना कब जानेगा? जब वो संख्या को सही क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक अगर गिनना उसको आ जाए, काउंट करना आ जाए, तो अच्छे से गिनती कर सकता है। दूसरा स्टेप कहता है किसी समूह में मौजूद वस्तुओं की सही संख्या बता सके। जैसे मेरे हाथों में कितने पेंसिलें हैं,